नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महिलाएं, बच्चे एवं दिव्यांगजनों के संरक्षण संबंधी कानून पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं एसोसिएट प्रोफेसर, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी भोपाल, डॉक्टर सुषमा शर्मा जी। मैम, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा आज का विषय है महिलाएं, बच्चे एवं दिव्यांगजनों के संरक्षण संबंधी कानून। तो हम आपको बता दें कि आज हम खास तौर से बात करेंगे कि महिलाओं को क्या क्या कानून में अधिकार अलग से दिए गए हैं, जो पहले से अधिकार हैं उनके अलावा, और जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कानून में संरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं, और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए क्या कोई विशेष कानून है, यदि है तो वो किस तरह के हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755266049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और इस विषय से संबंधित आपकी जो भी समस्या है आप इस मंच के माध्यम से हमसे सवाल करके उसका समाधान कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैडम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में स्त्री और पुरुष को समान दर्जा दिया गया है, इसके बाद भी ऐसी क्या वजह है कि जिसके कारण महिलाओं को अलग से अधिकार देने की आवश्यकता महसूस की गई? चित्रा जी, आपका प्रश्न बहुत ही रेलेवेंट है जी। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को विशेष संरक्षण देने का जी। कारण ये है कि वो कहीं ना कहीं किसी वल्नरेबल सिचुएशन में है, और वो वल्नरेबल सिचुएशन में इसलिए है कि इसके पीछे बहुत सारे सोशल रीजंस भी हैं और इकोनॉमिक रीजंस भी हैं। हमारा पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण बहुत हद तक महिलाओं को घर की चार दीवारी में रहना पड़ा जी। फिर क्योंकि वो बाहर जाकर के काम उस तरह से नहीं कर पाई, सैलरी लेकर के घर में नहीं आ पाई एक लंबे समय तक, इसके लिए इकोनॉमिक योगदान उनका समाज में कम रहा, परिवार में कम रहा, और इसके कारण ये हुआ कि निर्णय लेने में भी उनका कम योगदान रहता है और डिसीजन मेकिंग में भी कम से कम उनको शामिल किया जाता है जी। और इसके चलते हमने ये देखा कि बहुत सारी प्रथाएं हमारे समाज में आ गई, जैसे कि पर्दा प्रथा, या महिलाओं को शिक्षा को लेकर के इतना ज़्यादा समान अवसर न दिया जाना, और या बाल विवाह जैसी कुरीतियां। इसके चलते आवश्यकता हो गई कि जब तक हम उन्हें कोई विशेष संरक्षण नहीं देंगे, कानूनी संरक्षण नहीं देंगे, तब तक स्वतः ही वो इस स्थिति में नहीं है कि अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें जी। तो इन सब अनेक सामाजिक कारणों के कारण, अनेक ऐतिहासिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि जैसे हमारे समाज में तो पहले महिलाओं को, नारियों को देवी का दर्जा था, लेकिन ऐतिहासिक कारणों के चलते ऐसी स्थिति नौबत आ गई कि आज उनको संरक्षण की आवश्यकता पड़ गई। तो इन बहुत सारे हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक, सामाजिक, सोशियो पॉलिटिकल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस, इनके चलते हमें महिलाओं को विशेष रूप से संरक्षित करने की, उनके लिए विशेष रूप से कानून बनाने की आवश्यकता आ गई है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पर ये अगर हम देखें पुराने परिदृश्य में और आज के परिदृश्य में, हम महिलाओं की स्थिति देखें तो पहले से काफी बेहतर है। महिलाएं आत्मनिर्भर भी हैं, अपना खुद अर्न कर रही हैं, करियर चुन रही हैं, और उसके साथ वो निर्णय लेने में भी बहुत सक्षम है और काफ़ी पुरुष के समान ही वो बराबरी से हर पद पर आज अपने आप को साबित कर रही हैं, और अपने आप को आज उन्होंने साबित किया है कि वो बराबर का दर्जा रखती हैं, तो हर जगह रखती हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं चित्रा जी। जैसे कि एक मेडिवियल समय में महिलाओं की स्थिति समाज में थोड़ी पिछड़ी हो गई थी जी। तो बाद में जैसे आधुनिक भारत का विकास जैसे जैसे हुआ, तो वेस्टर्न एजुकेशन भी आई, और हमने देखा कि हमारे देश की महिलाओं के लिए विशेष प्रकार के महाविद्यालय, विद्यालय भी खोले गए, अंग्रेजी शिक्षा से भी वो मुखातिब हुई, और फिर धीरे धीरे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के पेशों में भी महिलाओं ने आराम प्रारंभ कर दिया। और आज़ादी के पहले, जैसे कि हम सभी इस चीज़ को जानते हैं, दर्शकगण भी इस चीज़ को भली भांति जानते होंगे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए संरक्षण के लिए प्रयास किया, राजा राम मोहन राय ने संरक्षण के लिए प्रयास किया, गांधी जी की विचारधारा हमारे संविधान में रिफ्लेक्ट हुई कि महिलाओं को बराबर अधिकार दिए जाएं। बिल्कुल। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को लेते हुए फिर स्वतंत्रता के बाद जब हमारा संविधान बना, तो उसमें हमने अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और आगे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में
शासन के ऊपर ये दायित्व डाला जी, कि बिल्कुल। महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून बना। बिल्कुल। इस बीच एक कॉलर लाइन पे आ गए हैं बाराबंकी से, हम उनका सवाल लेते हैं। नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप नमस्कार जी। बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ, कोई बच्चा अनाथ है जिसकी माता नहीं पिता तो है, वो जी। ऐसी दशा में अगर उसके रिश्तेदार कोई संरक्षण बच्चे की संपत्ति का संरक्षण करना चाहते हैं तो वो संपत्ति का संरक्षण कर सकते, तो ऐसा नहीं कि वो अब उस बच्चे की संपत्ति हो कैसे दें? जहाँ तक मैं बाराबंकी से नंद पूछे स्वरूप जी। गए नंद स्वरूप जी आपके प्रश्न को समझ पाई हूँ। मेरा ख्याल है आपकी समस्या एक बच्चे को लेकर के है, एक अनाथ बिल्कुल, बच्चा, एक अनाथ बच्चे से। और उसकी कोई संपत्ति अनाथ है। नहीं है, अच्छा। अगर पिता है माता नहीं है, कुछ इस तरह का है इनका। अच्छा। तो उसकी संपत्ति की सुरक्षा की बात है। अच्छा, देखिए, जहाँ तक कि कोई किसी छोटे बच्चे को की संपत्ति का सवाल है, जब तक भी वो बच्चा मेजर नहीं होता, 18 साल से कम उम्र का है, तब तक कोई भी व्यक्ति बिना उसकी परमिशन लिए हुए, जी। क्योंकि 18 के बाद ही व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम होता है। जी। हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट विधि है भारत की, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपनी संपत्ति को किसी को बेच सकते हो, जी। है ना, या स्थानांतरित कर सकते हो, उसके लिए यह आवश्यक है कि किसी भी प्रकार के विधिक दायित्व को लेने देने के लिए कम से कम 18 वर्ष की उम्र आवश्यक है। और जिस व्यक्ति को लेकर के गार्जियन नियुक्त किया गया हो तो उसकी कम से कम 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि कोई भी व्यक्ति यदि उस छोटे बच्चे की संपत्ति को कहीं हस्तांतरित करता है, ट्रांसफर करता है, बेचता है, तो ऐसा हस्तांतरण पूरी तरह से अवैध होगा जी। और वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, भले ही उस बच्चे से साइन करा लिए गए हो, पूछ लिया गया हो, क्योंकि उसके द्वारा कही गई किसी भी बात का, किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी मतलब नहीं कानूनी है। मान्यता। माइनर का कॉन्ट्रैक्ट हमारे विधि की भाषा में कहते हैं माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, यानी कि शून्य करार है। किसी बच्चे के द्वारा कराया गया किसी भी प्रकार का करार शून्य है, वो विधि के प्रक्रिया के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसलिए माइनर, किसी भी बच्चा जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, उसकी संपत्ति को लेकर कोई भी व्यक्ति लेन देन नहीं कर सकता है। जी नंद स्वरूप जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का मिल गया होगा। हम बात कर रहे थे, महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे थे, तो वर्तमान परिवेश में काफ़ी कुछ बदला है। तो इस समय ऐसे कौन से अधिकार हैं जो महिलाओं को दिए गए हैं, जो खास तौर से उनको संरक्षित करते हैं? क्योंकि बहुत परिस्थितियां बदल गई हैं, काफ़ी सारे कानून आने से महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। जी चित्रा जी, ये बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न है। जी। देखिए, महिलाओं को सभी प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें हम महिलाओं के मानव अधिकार भी कह सकते हैं। जी। तो ये एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको इससे शेयर करना चाहूंगी अपने दर्शकों से कि जन्म के पहले से लेके मृत्यु के बाद तक और आजीवन महिलाओं को विभिन्न प्रकार के कानूनी संरक्षण दिए गए हैं। जी। जैसे मृत्यु के जन्म के पहले कैसे दिए गए हैं, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, पितृसत्तात्मक समाज के चलते और समाज में बहुत सी दहेज इत्यादि कुरीतियों के चलते आपने देखा होगा कि गर्भस्थ शिशु का या भ्रूण का समापन करने की कुरीति कहीं कहीं किन्हीं क्षेत्रों में हमारे देश में आ गई। और इसके चलते क्या हुआ कि सेक्स रेशो भी बहुत अधिक डिस्टर्ब हो गया। प्रति 100 पुरुषों के संख्या के मुकाबले में महिलाओं का जन्म दर कम रहा, जी, है ना। तो इसको लेकर के एक कानून एक है जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लेकर के लॉ है, और इसके साथ ही प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट है कि जैसे कि आपने सुना होगा सोनोग्राफी, हम आम भाषा में कहते हैं कि जब महिला कोई प्रेग्नेंट होती है तो सोनोग्राफी की जाती है। वो तकनीक इसलिए विकसित की गई कि गर्भस्थ शिशु में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ये जानने के लिए। लेकिन उससे कई बार पता लग जाता है कि गर्भ में जो शिशु है वो स्त्री है कि पुरुष है, बेटा है कि बेटी है। तो इसको रोकने के लिए कठोर, एक तो बिना मेडिकल रीजन के अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाएगा, और किया जाएगा तो आपने देखा होगा अस्पतालों में लिखा रहता है कि यहाँ पे लिंग के भ्रूण की लिंग की जांच नहीं की जाती, क्योंकि ऐसा करना अपराध है। बिल्कुल सही कहा। तो ये बच्चियों को बचाने का सबसे पहला कानून तो यही है कि आप जीवित पैदा होंगी तब तो बाकी के कानून आपके संरक्षित होंगे। बिल्कुल सही। और इसके अलावा शिक्षा का अधिकार बच्चियों को दिया गया है। अब तो राइट टू प्राइमरी एजुकेशन आपको पता है कि संविधान में अमेंडमेंट के द्वारा दे दिया गया, और RTE एक्ट आ गया, वो लड़कियों और लड़कों दोनों पे समान रूप से लागू होता है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से अधिनियम हैं, जैसे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, जिससे कि बाल विवाह रोककर महिलाओं को नया जीवन जीने का
अवसर दिया गया, लिखने पढ़ने के अवसर दिए गए हैं। और जब महिलाओं का विवाह हो उस समय दहेज से बचाने के लिए, दहेज की कुप्रथा से बचाने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2005 में बनाया गया और महिलाओं को संपत्ति में भी समान अधिकार दिए गए। और इसके अलावा अगर उनको घरेलू हिंसा का सामना करना पड़े तो घरेलू हिंसा से बचने के लिए अधिनियम है 2005 में जो बनाया गया, घरेलू हिंसा से बचने संबंधी अधिनियम है। और इसके अलावा उनको यदि वो नौकरी करती हैं तो कामकाजी महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। और इसके तहत ही जब अगर वो खतरनाक उपक्रमों में काम करती हैं तो किस प्रकार का संरक्षण होना चाहिए। मैटरनिटी लीव के प्रावधान बनाए गए हैं जिससे कि बच्चों को जब वो जन्म देती हैं तो उनकी केयर कर सकें। चाइल्ड केयर लीव का नया प्रावधान आया है, यहाँ तक कि मेंस्ट्रुअल लीव के तक अब रूल्स बन गए हैं, जहां महिलाओं को पीरियड लीव जिसे हम कहते हैं कि मासिक के समय में जो उन्हें तकलीफ होती है उसके लिए 1 दिन की या 2 दिन की छुट्टी भी बहुत से उपक्रमों में, मध्य प्रदेश शासन ने भी इसके संबंध में आदेश दिए हैं पिछले दिनों में। तो इस प्रकार की अनेकानेक विधियां हैं। जैसे कि एक विधि का मुझे यहाँ ख्याल आता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन एक्ट, जो कामकाजी महिलाएं हैं। देखिए चित्रा जी, कामकाजी महिलाएं तो सभी हैं, जो घर में भी रहती हैं वो भी दिन भर काम करती हैं, बाहर से सैलरी नहीं लेके आती है, तो उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो कामकाजी महिलाएं नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ वो उन महिलाओं से है जो कि बाहर जाकर नौकरी करती हैं जी। तो कई बार उनको यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है जी। उसको रोकने संबंधी भी कानून है जी। यौन हिंसा को रोकने के लिए कानून 2013 में बनाया गया था। आज 10 साल हो गए, एक डेकेड हो गए हैं। और इसके तहत क्योंकि अच्छे माहौल में महिला काम करे ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको उसके ऊपर फप्तियां कसना या उसको किसी भी प्रकार का हरासमेंट ना हो, इसके लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाए जाने का प्रावधान इस अधिनियम में है कि जिस भी संस्था में 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहां पर यह आवश्यक है कि 4 लोगों की समिति बनाई जाए जिसकी अध्यक्षता महिला करेगी और एक न्यूट्रल रहे, कोई बायस ना हो, कोई पक्षपात ना हो। इसलिए एक बाहर से कोई एनजीओ में काम करने वाली महिला या कोई विधवा महिला उसमें एक सदस्य रहेगी और जो भी सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित, यौन हिंसा से संबंधित शिकायत हो वो समिति में, आईसीसी में दर्ज की जाएगी। और जहां 10 से कम लोग काम करते हैं उसके लिए एक स्थानीय शिकायत समिति एलसीसी बनाई जाती है। और इस सब को लेकर के महिलाएं आज स्वतंत्र रूप से अपना रोजगार कर सकती हैं और निडर होकर के काम करने के लिए अपने दफ्तरों में जा सकती हैं। और ये इसका तो लाभ चित्रा जी वो महिलाएं ही सिर्फ नहीं उठाएंगी जो कि पक्की हैं नौकरी में, परमानेंट में। इवन अगर वो कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती हैं या किसी प्रकार से पक्की नहीं है या दिहाड़ी पर काम करती हैं या इंटर्न्स भी है, मान लीजिए इंटर्नशिप करती हैं कहीं पर, कोई वेतन नहीं लेती हैं, तो उनको भी इस कानून के तहत सुरक्षा है। तो कहने का मतलब यह है चित्रा जी कि जब महिलाओं को पढ़ने लिखने की समान अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लिखने पढ़ने की है, और इसके साथ ही उनको कार्यस्थल पर संरक्षण मिलेगा, यूनिवर्सिटीज में संरक्षण मिलेगा, तभी तो वो बाहर आएंगी। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि उनके अंदर वो विश्वास तभी पैदा होगा जब उन्हें मालूम है कि मैं जहाँ पर कार्यरत हूँ वहाँ एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल, मानसिक रूप से वो स्वस्थ रूप से काम कर सके। तो ये सारी स्थितियाँ उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि आपने बताया कि ये कानून सभी पर लागू होता है, चाहे वो परमानेंट जॉब हो नहीं हो, कॉन्ट्रैक्ट पर महिलाएं हो। तो एक सवाल ये निकल के आता है कि कई महिलाएं घरों में काम करती हैं। यदि कोई महिला घर में काम करती है वर्किंग, तो वो भी है जो हमारे मेड्स आती हैं, है ना, जो बच्चियां कई बार काम करती हैं, तो क्या उनके लिए भी ये कानून एप्लीकेबल है? जिसके अगर कोई, आपका बिल्कुल रेलेवेंट सवाल है चित्रा जी, यदि कोई महिला इस प्रकार से काम करती है तो वो जो स्थानीय कंप्लेंट कमेटी है, अगर घर में नौकर है मान लीजिए वो, और जो घर के मालिक है या सदस्य हैं उनमें से कोई एक उन्हें प्रताड़ित करता है, तो वो महिला स्थानीय समिति में शिकायत कर सकती है। और इसके अतिरिक्त देखिए कई तरीके हैं उपचार, कई प्रकार के उपचार हैं, क्योंकि अधिकार, अगर हम महिला अधिकार की बात करते हैं तो उपचार के बिना अधिकार का कोई मतलब नहीं है।
बिल्कुल व्हेन देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। बिल्कुल जहाँ अधिकार है वहीं उपचार है, जहाँ उपचार नहीं है वहाँ अधिकार भी नहीं है, सही कहा आपने। है ना। तो कई प्रकार के रिकोर्सेज हैं। एक पहला तो यह है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में चले जाइए, या जैसे कि घरेलू नौकर का आपने कहा जी। तो वो स्थानीय एक समिति में करेंगे। अगर महिला को ऐसा लगता है कि बहुत गंभीर किस्म का उनके साथ में प्रताड़ना की जा रही है, तो भारतीय दंड संहिता के प्रावधान तो हैं ही, और भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के विरुद्ध रेप से लेकर के छेड़छाड़ तक, एफरे तक, कि कोई महिला जा रही है और उसका घूंघट आपने उठा दिया या उसके खिलाफ अश्लील गाना गाने लगे, जी हाँ, अभद्र भाषा का उपयोग करना, तो इसको लेकर के जी प्रावधान आईपीसी में भी है। बिल्कुल। तो यहाँ पर महिला थाने में जाकर के महिला शिकायत कर सकती है, एफआईआर दर्ज कर सकती है, साधारण थाने में भी कर सकती है और महिला थाने में भी कर सकती है, ये उसकी चॉइस है। बात है, बिल्कुल सही तो कहा आपने। इस प्रकार से एफआईआर करके सीधे न्यायालय की प्रक्रिया के द्वारा महिला न्याय प्राप्त कर सकती है। बिल्कुल सही या बात फिर है। वो एक और तरीका है, जैसे देखिए चित्रा जी, जैसे आप सभी को पता ही है कि महिला आयोग बनाए गए हैं, जी है ना। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला आयोग है और राज्य स्तर पर भी मध्य प्रदेश में, हमारे प्रदेश में महिला आयोग कार्यरत है। जी बिल्कुल। और ये कमीशंस हैं, कोर्ट और कमीशन अलग अलग होते हैं। कोर्ट जो है वो सजा सुनाता है किसी को, कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन देता है, जांच करता है। जी तो महिला आयोग भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जो महिलाएं अपने आवाज नहीं उठा पाती हैं, जी तो वो महिला आयोग के द्वारा आगे जाकर के इसमें न्याय प्राप्त कर सकती हैं। और इसमें कोई आवश्यकता नहीं है आज के समय में कि महिला के विरुद्ध यदि किसी भी प्रकार का अपराध हो रहा है, जी घरेलू हिंसा हो रही हो, या कार्यस्थल पर शोषण हो रहा हो, या और किसी प्रकार का साइबर संबंधी क्राइम हो रहा हो, आज की डेट में तो देखिए इंटरनेट का जमाना है, जी तो सारे सरकार के पोर्टल्स हैं, जी ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। और यहाँ तक कि जो मानवाधिकार आयोग है, क्योंकि मानवाधिकार के मानव की श्रेणी में तो महिला है ही, तो सही वो है। चाहे तो मल्टीपल फोरम्स हैं, मानवाधिकार आयोग में शिकायत करे। जी अगर पुलिस के पास में जाती है, पुलिस ने शिकायत नहीं दर्ज की, तो भी वो मानवाधिकार आयोग में जा सकती है, सीधे एसपी से शिकायत कर सकती है यदि चाहे तो, या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाए, सेंट्रल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाए, स्टेट महिला आयोग में जाए, सेंट्रल महिला आयोग में जाए, या एससी एसटी को बिलोंग करती है तो एसटी कमीशन है, जी एससी कमीशन है। जी तो बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं। और कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं चित्रा जी, जहाँ पे आपको हर कहीं एफआईआर करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, है ना? मैं अभी इसी समझौता पॉइंट पर भी- आ रही थी जी। कि क्या ऐसी भी कोई फोरम या ऐसे कोई आयोग है, क्योंकि कोई भी महिला जो शादीशुदा है वो ये नहीं चाहती कि उसका घर टूटे, वो ये चाहती है कि जो उसे तकलीफ है, पीड़ा है, वो भी दूर हो जाए और एक अच्छे माहौल में समझौते से उसका निराकरण हो जाए और आगे उसके साथ वो ना हो। जी। तो इन चीज़ों के लिए क्या कोई ऐसा आयोग है या ऐसी कोई रेमेडी है कानून में कि भाई वो अपने घर में एक अच्छे माहौल में रह सके जी। और आपस में आपसी समझौते से भी बिना एफआईआर के उन लोगों के बीच में सामंजस्य के साथ निराकरण हो सके? जी चित्रा जी, बहुत ही सही प्रश्न आपने किया। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि महिलाओं को हम डिस्करेज कर रहे हैं कि एफआईआर ना करें, कर सकती हैं, अपने अधिकारों को लेना ये उनका एक अधिकार है। जी लेकिन ऐसे बहुत से मामले होते हैं, जैसे पारिवारिक घरेलू हिंसा का मामला मान लीजिए, जी है ना। अब घरेलू हिंसा का उदाहरण इसमें बहुत अच्छे से दिया जा सकता है। 2005 में अधिनियम बना महिलाओं को घरेलू हिंसा से रोकने के लिए। अब इसमें कोर्ट ने ये भी, इसमें अधिनियम में ये भी बताया गया है घरेलू हिंसा क्या है। तो किसी महिला के साथ मारपीट की जाती है, मान लीजिए, पति ही, केवल पति ही नहीं, ननद हो, सास हो, देवर हो, ससुर हो, कोई भी रिश्तेदार जो उस घर में रहते हो, यदि उनके द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट की जाए, या मारपीट ना भी की जाए, अभद्र व्यवहार किया जाए, या ताने दिए जाए, बिना छुए हुए भी आप किसी को हरास कर सकते हैं, प्रताड़ित कर सकते हैं। आवश्यकता नहीं है कि आप मारे। मन की मार भी बहुत कठोर होती है शारीरिक मार के तुलना में। तो इस प्रकार से किसी, या दहेज लाने के लिए महिला को बार बार कहना कि तुम्हारे माता पिता ने कुछ नहीं दिया, या हमें आवश्यकता है तुम पैसे लेकर के आओ, या इवन उसके रूप रंग पर टिप्पणी करना तक हिंसा के, क्रुएल्टी में, हिंसा की परिभाषा में आता है। तो इस प्रकार का यदि व्यवहार किया जाए, देखिए परिवार समाज की बेसिक इकाई है। कोई भी कानून, कोई भी समाज इस उद्देश्य से नहीं चलता कि
परिवार को तोड़ा जाए, ठीक बात है। है ना, कोशिश की जाती है। संस्था ही खत्म हो जाएगी तो संस्था फिर खत्म हो हमारे जाएगी। संस्कार कहाँ बचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए कई प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। महिला यदि चाहे तो महिला थाना में जाकर के शिकायत करे या महिला आयोग में शिकायत करे। सबसे पहला ये होता है कि कोशिश ये की जाती है कि समझौता कराया जी। जाए। तो यदि आप महिला थाने में जाती हैं, शिकायत करती हैं, तो काउंसलर नियुक्त किए गए हैं, जी सरकार का फंड है इसको लेकर के, और बहुत सारे एनजीओज जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जी उनके यहाँ बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जी जो कि इस चीज़ को देखते हैं। इसी के साथ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट भी है एक, तो इसके अंतर्गत लोक अदालतें इत्यादि आयोजित की जाती हैं। जी तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के तहत भी ये सारी चीज़ें जो है काउंसलिंग के द्वारा, पहले काउंसलिंग पर आते हैं। जी। जब काउंसलिंग की जाती है तो ये करते हैं कि थाने में महिला की बात भी सुनी जाती है, पुरुष की बात भी सुनी जाती है, कभी कभी परिवार वालों को भी एक साथ बिठाया जाता है। जी तो एक साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कई बार ऐसा होता है कि आपस में समझौता हो जाता है जी ना, और आवश्यकता नहीं पड़ती कि परिवार टूटे। और महिलाओं को ये समझना चाहिए कि हिंसा को सहना गलत है, वो उसका उनको विरोध तो करना ही चाहिए, क्योंकि वो कोई बहुत बड़े क्राइम के रूप में आगे जाके न उभर जाए। अब पहले ये था कि बड़े बूढ़े होते थे, वो परिवार बड़े होते थे तो समझौता करवाते थे, समझदारी से निपटारा करवा देते थे। छोटे छोटे जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं, ऐसा कहते हैं। जी तो अब क्या है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं और इतना टेली कम्युनिकेशन बढ़ गया, व्हाट्सएप बढ़ गया, फोन बढ़ गया, तो अवेयरनेस भी आई और एक तरीके से विकृतियां भी आई समाज में। ठीक तो बात इसके है। चलते समझौता करवाया जाता है काउंसलिंग के द्वारा। समझौता यदि नहीं होता है जी तो बहुत अधिक, मान लीजिए घरेलू हिंसा की शिकार महिला हो रही है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे मामले में एक संरक्षण अधिकारी भी नियुक्त करते हैं, जो जाते हैं महिला के घर पर, पूरे जांच कर कर अपनी रिपोर्ट बनाकर देते हैं। आगे केस चलता है। महिला को एक यदि यौन प्रताड़ना दी जाती है पति के द्वारा, तो ऐसा भी इंटरिम आदेश दिया जा सकता है कि पति जो है वो महिला को एक्सेस नहीं करेगा जब तक ये मामला पेंडिंग है या डिसाइड नहीं होता। यदि महिला को ऐसा लगता है कि डर है कि उसको आर्थिक सहयोग नहीं दिया जाएगा पति के द्वारा, यदि वो घरेलू हिंसा की शिकायत करेगी, ऐसे में इंटरिम आदेश कोर्ट दे सकता है मेंटेनेंस का, कि भरण पोषण के लिए भी पति जो है वो महिला को पैसा दे। जी मैडम, एक कॉलर लाइन पे है हमारे साथ, हम उनका सवाल लेते हैं। प्लीज। नीतू जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहती हैं? जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी मैम कि जी। जैसे मान लीजिए मेरे हस्बैंड जब से एक्सपायर हुए हैं। जी जी हाँ बताएं मैम, सवाल। मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या था कि जब तक मेरे हस्बैंड जीवित थे तो ससुर तो पहले ही एक्सपायर हो चुके थे, जी तो मेरी सासू माँ जो है मुझे यानी मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं, जैसे मुझे वॉशरूम नहीं जाने देना। और हस्बैंड जब तक जीवित थे तो वो कहती थी कि नहीं तुम्हें इतना देंगे इतना देंगे। आप जब से वो एक्सपायर हो चुके हैं तो वो कह रही हैं कि नहीं वो जितना जो कुछ जिसको देना था तो दे दिया। और मेरी इनफैक्ट लड़के भी नहीं है, मेरी 2 छोटी बेटियां हैं। जी तो 3 भाई थे, ये लोग 2 लोगों को उनने ज्यादा दिया और मुझे बंटवारे में यानी बहुत कम दिया। आपके हाँ मैं एक छोटी सी नौकरी करती हूँ मैम, ज्यादा मेरा गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि वो कहती अरे तुम तो नौकरी करती हो, तुम्हें क्या जरूरत है। नीतू जी, आपकी जो मदर इन लॉ हैं, तो आपके यहाँ जो बंटवारा हुआ है वो पैतृक संपत्ति थी या आपके जो ससुर हैं उनकी अपनी कमाई हुई थी और उन्होंने कोई विल वगैरह की थी क्या? नहीं मैम। किसकी थी वो संपत्ति? कौन सी है जिसका बंटवारा 2 भाइयों को ज्यादा किया गया और आपको कम? हाँ, ससुर की थी मैम वो। उन्होंने ससुर खुद की ने थी। उन्होंने अपने खुद के स्व अर्जित की थी, मतलब खुद काम करके अर्जित की थी, या उनको भी पेरेंटल मिली थी अपने पिताजी से अपने? नहीं मैम, उनने क्या था कि मेरी सास का ये मायका था जी। तो जो उनमें मतलब टोटल 12 एकड़ थी, तो 4 एकड़ जो थी वो ससुर के उस पे थी जी। और बाकी जो 8 एकड़ थी तो सास के उस पे थी। तो उन्होंने जब बंटवारा किया हमारी सास ने तो वो सही नहीं किया। एसेंशियल नीतू जी,
जी, मुझे 3 एकड़ मिली है और जी। घर भी मुझे यानी मेन रोड में नहीं दिया गया है और वो दोनों को मेन रोड में दिया गया। तो मैं इसके लिए मुझे समझ में नहीं आता मैम मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा तो पूरा पालन यानी मुझे बच्चों 2 जी, जी। बेटियां हैं और छोटी-छोटी है, वो अभी नाबालिग है। तो मुझे उनका पूरा पालन पोषण करना है और ये तो कुछ भी साथ नहीं दे रही। इनफैक्ट मुझे मैम प्रताड़ित भी करती है मानसिक रूप से। ठीक, नीतू कहीं जी, वॉशरूम नहीं जाने देना, गाड़ी अंदर खड़ी नहीं करने देना, जी। कुछ भी बड़बड़ाना, बच्चियां जब लैट्रिन जाती हैं तो वो लाइट चालू नहीं करती, दरवाजा बंद कर देती हैं। साथ में ही है क्या आपके? हाँ मैम, बाजू में ही रहती है, एक ही मकान है, वो दोनों लड़के अलग रहते हैं। मैं यहाँ पे शुरू से ही यहीं पे हूँ मैम। नीतू जी, सबसे पहले जी। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं आपकी प्रशंसा करूंगी कि आप बहुत हिम्मत वाली महिला हैं और पति के न रहने के बाद भी आप जैसे कह रही हैं कि अपना गुजारा चलाती हैं, नौकरी करती हैं, अपनी बच्चियों को भी आप अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रही हैं, तो इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं और आपके जैसी महिलाओं की समाज में बहुत आवश्यकता है। दूसरी चीज़, आपकी जो समस्या है उसको मैं 2 भागों में बांटूंगी। पहली जो समस्या है वो आप प्रताड़ना को लेकर के बता रही हैं और दूसरी जो है वो संपत्ति के बंटवारे को लेकर के। बिल्कुल। तो जहां तक कि प्रताड़ना संबंधी बात है, तो अगर आपकी सासू माँ आपके साथ में ऐसा व्यवहार करती हैं या परिवार के अन्य सदस्य ऐसा व्यवहार करते हैं, तो आप महिला थाना में इसकी शिकायत कर सकती हैं। जाकर के महिला थाना में आप जाइए या फिर आप जनरल थाने में भी जा सकती हैं। वहां जाकर के आप FIR की बात नहीं हो रही, FIR की बात नहीं हो रही कि वो आपके साथ क्रूरता का व्यवहार कर रही हैं, आप एक शिकायत कर सकती हैं कि आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जब आपकी सासू माँ को बुलाएंगे और इस संदर्भ में उनसे बातचीत करेंगे तो आपकी आधी समस्या तो वहीं समाधान हो जाएगा, आधी समस्या का वो ऐसा व्यवहार फिर आपके साथ में नहीं करेंगी। वो इस चीज़ को समझ जाएंगी कि आपके लिए लड़ने वाले, आपके लिए बोलने वाले लोग हैं, और अगर इस प्रकार से उनका व्यवहार बदला नहीं तो ये FIR में परिवर्तित भी हो सकता है आगे जा करके, जो कि आप प्रथम दृष्टया शिकायत करेंगी वो। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप ऐसे मामले में एजेंसी की मदद ले सकती हैं, महिला थाना में जा सकती हैं, वहाँ उनकी आपकी सासू माँ को भी बुलाकर बात की जा सकती है, आप दोनों को बिठाया जा सकता है। एक जनरेशन गैप भी होता है, आप चीज़ों को अपनी दृष्टि से देखती हैं, वो अपनी दृष्टि से देखती होंगी, उनकी उम्र आपसे अधिक होगी, तो हो सकता है कि कुछ आपके समझने में कमी हो, कुछ उनके व्यवहार में कमी हो, तो इसमें एक बैलेंस बनाकर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको सलाह दी जा सकती है। दूसरी चीज़ ये है, जहाँ तक कि संपत्ति के बंटवारे की बात आपने बताई है कि आपके साथ में न्याय नहीं किया गया, तो इसमें आपको वकील की आवश्यकता है, वकील की मदद लेने की आवश्यकता है। जैसे कि चित्रा जी ने आपसे एक प्रश्न पूछा था अभी कि क्योंकि किसी भी व्यक्ति की स्व अर्जित संपत्ति होती है तो वो संपत्ति किसी को भी दे सकता है। स्व अर्जित संपत्ति जो होती है किसी व्यक्ति की, वो अपने जीते जी किसी को भी दे सकता है। हाँ, अगर उस व्यक्ति की डेथ हो गई और बिना विल बनाए वो व्यक्ति दुनिया से चला गया तो फिर उसको सक्सेशन के विधि के अनुरूप बांटा जाएगा, है ना। अच्छा, दूसरी तरफ होती है पैतृक संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति का बंटवारा जो है वो हमारे यहाँ उसकी पूरी हिंदुओं में जो पैतृक संपत्ति का जो बंटवारा होता है उसको लेकर के एक निर्धारित विधि है, जिसमें आपके पति का देहावसान हो जाने से आपके हक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका उसमें हक है। यहाँ तक कि आपकी जो बेटियां हैं उनका भी दोनों का उस संपत्ति में अब समान हक है, क्योंकि बेटियों को भी अब संपत्ति में हक दिया जाने लगा है। तो इस मुद्दे को, संपत्ति के बंटवारे के मुद्दे को लेकर के आप वकील की सहायता ले सकती हैं। अगर आप वकील नहीं कर सकती तो विधिक सहायता प्रकोष्ठ हमारे शासन में बनाए हुए हैं, तो आप विधिक सहायता प्रकोष्ठ के तहत जाकर के मदद मांग सकती हैं, जहां आपको मुफ्त में कानूनी सहायता और वकील उपलब्ध हो जाएगा इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए। नीतू जी, जैसा कि आपकी बातचीत से समझ में आया, आप जबलपुर से हैं, तो जबलपुर में भी जब आप जिला अदालत में जाएंगी तो वहाँ पर एक विधिक सेवा प्राधिकरण होता है। अगर आप सक्षम हैं तो आप स्वयं भी अपना कोई वकील कर सकती हैं। यदि आपको लगता है कि आप अपना केस लड़ने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाकर अपनी शिकायत बता सकती हैं और आप वहाँ पे अपना पक्ष रख सकती हैं कि चूँकि मैं 2 बच्चियों के साथ उनके पालन पोषण कर रही हूँ, मैं अपना केस लड़ने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हूँ, तो वो आपको वहाँ से वकील उपलब्ध कराएंगे और आपके प्रकरण के लिए, पैरवी के लिए आपको वो पूरी जो भी सुविधाएं हैं वहाँ से वो मुहैया करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपके दोनों ही सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। मैडम, इनके सवाल से एक क्वेरी ये भी निकल के आती है कि ये क्या घरेलू हिंसा के तहत भी इनका प्रकरण प्रचलन योग है? बिल्कुल, जैसा बिल्कुल। क्योंकि घर के द्वारा ही प्रताड़ित किया जा बिल्कुल, रहा है, घरेलू हिंसा, तो ये उसके तहत भी कोई कार्रवाई कर सकते बिल्कुल हैं? घरेलू हिंसा, जैसा कि मैंने कहा कि महिला थाने में जब ये जाएंगी
और वहां पर अपनी शिकायत वो बताएंगी तो घरेलू हिंसा का ही मामला इसमें बनता है। लेकिन घरेलू हिंसा का केस इनकी वृद्ध है सासू माँ, तो उनके विरुद्ध कोई एफआईआर करने की नौबत ना आए, इससे बेहतर है कि पहले काउंसलिंग की जाएगी इनकी, वहां पे थाने में पहले काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग की जाएगी। यदि मामला सुलझ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे जाकर के इसमें घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत केस तो बन ही जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इनका जो दूसरा सवाल था, इनकी जो दूसरी समस्या थी संपत्ति को लेकर, तो आपके माध्यम से हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे नीतू जी को, जैसा कि आपने बताया, तो स्व अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति क्या होती है, थोड़ा सा आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को जानकारी देना जो चाहेंगे। स्व अर्जित संपत्ति चित्रा जी वो होती है जो व्यक्ति ने खुद अपने मेहनत से कमाई है जी। ना? जैसे कोई भी व्यक्ति नौकरी करता है, मान लीजिए ये खुद नीतू जी खुद नौकरी करती हैं, तो नौकरी करके इनको जो भी तनख्वाह मिलती है जी, वो उनकी स्व अर्जित संपत्ति है। उससे वो मकान खरीदें, दुकान खरीदें, कोई गाड़ी खरीदें, ये उनकी स्व अर्जित संपत्ति है जी, कि किसी को भी ये संपत्ति दान कर सकती हैं, बेच सकती हैं, दे सकती हैं, ठीक है। अब ऐसा होता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को किस प्रकार से डिस्पोज करना चाहे ये उसके ऊपर है जी, तो अपने जीते जी वो किसी को भी दे दे। अगर किसी व्यक्ति अधिकतर ये भी होता है कि लोग विल बनाते हैं, है ना, तो आप अपनी स्व अर्जित संपत्ति को लेकर अपनी विल भी आप बना सकते हैं कि मेरे ये 3 मकान है, इसमें से एक मकान एक बच्चे को दिया जाए, दूसरा दूसरे को दिया जाए और तीसरा एक संस्था को दान कर दिया जाए जी, ऐसा कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना विल बनाए इस दुनिया में नहीं रहा, चले गए, तब होती है दिक्कत जी। बिना विल बनाए यदि आप चले गए और आपकी स्वार्जित संपत्ति थी वो, तो फिर वो सक्सेशन के तहत इनहेरिटेंस का जो लॉ है वो लगता है। और हर विधि के अपने अपने ये जो लॉ है इनहेरिटेंस का या सक्सेशन का, ये धर्म पर डिपेंडेंट करता है। मुस्लिम लोगों में अलग प्रकार से संपत्ति का विभाजन होता है, अलग अलग शेयर दिए जाते हैं, पत्नी को, बच्चों को, बेटियों को, बेटों को। इसी प्रकार से हिंदू विधि में भी अलग अलग प्रकार से शेयर दिए जाते हैं। और अभी समान नागरिक संहिता की भी बात चल रही है, यदि वो बन जाती है तो इनहेरिटेंस को लेकर, विवाह को लेकर के एक जैसी विधि सबके लिए लागू हो जाएगी। अभी ऐसा नहीं है जी। मैडम, इंटरनेट का ज़माना है, व्हाट्सएप, और आजकल बच्चों का ज़्यादा समय इसी पे बीतता है, और हम अक्सर पेपर में पढ़ते हैं कि किसी लड़के ने किसी लड़की को धमकी दी वीडियो वायरल करने की, और उसमें बच्चियां गलत कदम उठा लेती हैं, डर जाती हैं, घर वालों को नहीं बताती हैं। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चियों के पास कौन सा कानून है जिसके तहत वो उससे से बच सकती हैं और संरक्षण प्राप्त कर सकती हैं, और उनको क्या कदम उठाना चाहिए जैसे ही उनके साथ ये शुरुआत होती है? क्योंकि कई बच्चे हैं जो ये चीज़ शेयर नहीं करते और बाद में पता चलता है कि सुसाइड तक वो लोग कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने चित्रा जी की एक गंभीर समस्या आजकल हमारी समाज में उत्पन्न हो गई है जी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस तरह से हमारा भला कर रही है, उसी तरीके से हमारे लिए एक बॉम्ब की तरह भी ये काम कर रही है, जिसने हमारे जीवन पे गंभीर असर डाला है। बिल्कुल। और आजकल आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी चर्चा है सब जगह जी। तो यदि साइबर वर्ल्ड में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की हम बात करें, साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, यानी कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराध, कई तरीके के अपराध घटित होते हैं। जैसे मान लीजिए आजकल व्हाट्सएप एक आम चीज हो गई है, बिल्कुल। तो कहीं से मान लीजिए लड़की का नंबर ले लिया और उसको अनचाहे मैसेजेस भेजाना, वो नहीं चाहती आपसे बात करना, फिर भी आप मैसेजेस भेजाते हैं, तो ये भी एक अपराध के तौर पे कहलाता है जी। साइबर अपराध की परिभाषा में आता है। जी। या महिला को किसी प्रकार के आपने गंदे मैसेजेस भेजा दिए या अच्छे भी मैसेजेस आपने भेजाए, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, वो नहीं चाहती आपसे बात करना, वो लिख रही है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, लेकिन आप उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बार बार अवांछित मैसेज भेज रहे हैं, तो ये साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त कई लोग क्या करते हैं, इम्पर्सोनेशन करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से अपना प्रोफाइल बना लिया, किसी लड़की के नाम से प्रोफाइल बना लिया और उस लड़की से बात कर रहे हैं, उसको मैसेजेस भेजा रहे हैं, तो ये भी एक साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा ये भी देखा गया आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते कि किसी एक महिला के वस्त्रविहीन शरीर के ऊपर दूसरी लड़की का चेहरा आपने लगा दिया टेक्नोलॉजी की मदद से, और उसको किसी एडल्ट साइट पर आपने अपलोड कर दिया। अनेक मामलों में तो चित्रा जी लड़कियों को पता ही नहीं होता कि उनकी जो चित्र है इस प्रकार के एडल्ट साइट्स पर सर्कुलेट हो रहे हैं,
बिल्कुल। और जब वो बाहर निकलती हैं, समाज में जाती हैं, तो लोग उन्हें देख करके मजाक बनाते हैं और उनके लिए उनके फोन नंबर डाल दिए जाते हैं कि आपको इस प्रकार की गतिविधियां करनी है तो इस नंबर पे संपर्क करें। जी तो वो लड़कियों को मोबाइल पे फोन आता है बार बार, जी। मॉर्फिंग कहलाती है, मॉर्फ कर दिए जाते हैं फोटोज, जी। वीडियोस मॉर्फ कर दिए जाते हैं। तो ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है और इसे लेकर के हमारी सरकार ने भी गंभीर कदम उठाए हैं और इसके चलते बहुत से परिवर्तन हमारी साक्ष्य विधि में भी किए गए हैं और दंड विधि में भी किए गए हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम बनाया गया है जी। जो इस चीज का ध्यान रखते हुए उसमें बहुत से प्रावधान है। यहाँ पर शिकायत कहाँ की जा सकती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जी जो मिनिस्ट्री के द्वारा हमारे यहाँ पे होम अफेयर्स डिपार्टमेंट और के द्वारा एक वेबसाइट संचालित की जाती है और साइबर अपराधों से संबंधित सूचना इस वेबसाइट पर 2 तरीके के अपराध होते हैं। एक तो जनरल साइबर ऑफेंसेस होते हैं और एक ये जो महिलाओं को लेकर के जो अपराध है उनके उसके लिए भी उसमें सुविधा दी गई है। जी। तो इसमें ये आवश्यक नहीं है कि महिला अपना नाम बताए, महिला खुद शिकायत करे ये भी जरूरी नहीं है। एनोनिमस शिकायत भी की जा सकती है बिना आप अपनी डिटेल दिए हुए, सिर्फ आप बता दें कि एक कंटेंट है जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध है, जी उस कंटेंट को हटाना है, वो कंटेंट आपत्तिजनक है, जी। तो उसके डिटेल्स यदि दे दिए जाते हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। अधिकतर ऐसे केसेस में महिला को पता होता है कि किसने किया, क्योंकि उनके ही पुरुष मित्रों को उन्होंने कभी कोई फोटो भेजी या उन्होंने गलती से जैसे कि कई बार महिला ऐसी स्थिति में नहीं होती कि वो अपने आप को पब्लिकली पेश करना चाहे, है ना, कपड़े बदल रही हैं एटसेट्रा, उस समय छुपकर उनका वीडियो बना लिया गया और डाल दिया गया, ऐसा भी होता है। तो महिला को कहीं ना कहीं शक भी होता है कि कौन ऐसा कर सकता है। तो अगर शक है और अच्छा खासा शक है, मतलब क्योंकि अगर आप किसी का भी नाम बिना सॉलिड शक के देंगी, अंदाज से देंगी, तो वो व्यक्ति परेशान होगा। बिल्कुल सही। तो आप उसके व्यक्ति, यदि आपको पता है कि कौन व्यक्ति है, तो आप उसका डिटेल दीजिए, उसका फोन नंबर दीजिए, आपका उससे क्या रिलेशनशिप है वो उसमें आप भर सकती हैं, और वो जो कंटेंट है उसकी लिंक आप दे सकती है कि ये वाला कंटेंट डिलीट कराना है, तो वो वैसा हो जाता है। और यदि कानूनी कार्यवाही आप करना चाहते हैं तो इसमें आगे केस रजिस्टर होकर के उस व्यक्ति के विरुद्ध में कानूनी कार्यवाही भी होती है। आईपीसी के तहत डिफेमेशन का भी केस बनता है। तो ये सारा जो महकमा है, ये शिकायत ऑनलाइन भी हो सकती है, आप घर बैठे कर सकती हैं। जी मैडम, इस बीच एक कॉलर लाइन पे दिल्ली से, हम उनका सवाल लेते हैं। जी प्लीज। रवि जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम ऐसा था, मेरी ना 25 साल पहले शादी हुई थी मेरी। जी। तो 25 साल के बाद ना, मतलब 15 साल के बाद मेरी मिसेस बच्चों को छोड़ के चली गई, लड़ाई झगड़ा करके चली गई। जी। और दोनों बच्चे तो उस टाइम मतलब छोटे थे, उस टाइम काफी छोटे थे। जी। तो उनको दोनों बच्चों में छोड़ के चली गई। मैंने फिर कोर्ट में केस डाला, तो केस कोर्ट में वो आई भी नहीं काफी टाइम तक। जी। उसके बाद फिर मैंने अपनी विल जो सी ना, अपने विल लिख दी है कि दोनों बच्चों के नाम कर दिया मैंने, प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है मेरी। जी। तो अब मेरी डर रहती है कि मिसेस दोबारा आके तो क्लेम नहीं कर रही बच्चों के ऊपर, तो मैं नहीं रहूँ तो मेरे बच्चे वो कर लेती हैं। कितने बड़े हैं आपके बच्चे? बच्चे तो जब तो बड़े हो गए ना, तो बालिग हो गए दोनों। जी जी। एक जन की 24 साल का है, 20 साल की है। जी। एसेंशियल प्रॉपर्टी है आपकी? हाँ जी, हाँ जी। जी। मैडम, इनका सवाल आपने सुना होगा। जहाँ तक कि मैंने इनका सवाल समझा है, इनका कहना है कि इनकी पत्नी से कुछ इनका विभेद होने के कारण शादी के बाद उन्होंने जब बच्चों को जन्म दिया। आपका डिवोर्स हुआ है लीगली? रवि जी, आप लाइन पर हैं? मेरा ख्याल है कि उनका डिवोर्स नहीं हुआ हाँ, है। वो छोड़ के चली हाँ, वो छोड़ के चली गई। उनका जहाँ तक के अपने सामने जो तथ्य मौजूद है उसमें उन्होंने यही बताया है कि छोड़ के चली गई, लंबे समय तक इन्होंने बच्चों का पालन पोषण किया और इसके पश्चात अब वो अचानक आ गई हैं। इस बीच अपनी विल भी बना चुके हैं, विल बना चुके हैं, बच्चों को संपत्ति दे चुके हैं। इन्हें भय है कि वो वापस आ गई हैं तो कहीं वो इनके बच्चों को बरगलाएं ना, है ना। एसेंशियल प्रॉपर्टी है तो कहीं वो उससे ना ले लें। हाँ, इस तरह का। तो अब यहाँ देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो आपकी पत्नी अगर लीगली है जी, तो आपकी संपत्ति, अगर आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, भले ही वो लंबे समय तक बाहर रहती हो, उनको रही हो, लंबे समय तक आपके साथ ना रही हो, अगर आपका कानूनी रूप से विवाह विच्छेद नहीं हुआ है तो वो आज भी आपकी पत्नी जी, और आज भी वो आपकी पत्नी है। इसके चलते वो आपकी जो भी प्रॉपर्टीज है उसमें वो भागीदार है। और इस मामले में मेरा ये कहना है कि बच्चों के साथ यदि उनके संबंध की बात की जाए तो माँ होने के नाते
डाइवोर्स अगर हो भी जाता है तो भी माँ को बच्चों से मिलने का अधिकार तो रहता ही है। और अभी तो यहाँ तक कि जो आपने तथ्य प्रस्तुत किए हैं उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका डिवोर्स नहीं हुआ है तो उनको बच्चों से मिलने से नहीं रोका जा सकता। वो बच्चों से मिलेंगी, भले ही बच्चे अब माइनर ना हो, बालिग हो गए हो, तब भी अब ये बच्चों की इच्छा है कि वो मिलना चाहें कि ना चाहें, जी है ना। तो यदि आप इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो आप इस रिश्ते को समाप्त कर सकते हैं। अगर ये रिश्ता चलता है तो पत्नी रहते हुए जो भी किसी महिला के हक होते हैं अपने पुरुष के ऊपर या उसकी संपत्ति के ऊपर, वो उनको मांग सकते हैं, उन अधिकारों को मांग सकती हैं। हाँ, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मैडम, इनका जो सवाल है उसमें एक सवाल ये भी आता है कि इनकी संपत्ति पे पत्नी का, अगर इनकी स्व अर्जित है तो भी इनकी पत्नी का उतना ही हक है, जैसे इन्होंने कहा इन्होंने विल कर दिए, हाँ, तो वो भले ही पत्नी हैं पर क्या स्व अर्जित संपत्ति पर जो मैंने अपने पैसे से बनाई है किसी पुरुष ने, हाँ, हाँ, वो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वो किसी को भी दिया जा सकता हाँ, है, तो उस संपत्ति को भी क्लेम कर सकती है पत्नी? देखिए, पति और पत्नी के संबंध का यहाँ पर ऐसा है कि इनको जैसे उदाहरण आपको देती हूँ। जी मान लीजिए जो तनख्वाह आती जी है ना, जो तनख्वाह आती है वो स्वार्जित होती है। जी लेकिन यदि पत्नी नहीं कमाती और पति कमाता है, जी जब तक डिवोर्स नहीं भी हुआ तब भी जी भरण पोषण मांग सकती है पत्नी पति से। जी उसकी अपनी, वो पति ये नहीं कह सकता कि मेरी अपनी अर्जित है तो मैं किसी को भी दे दूं, जी है ना। इसी प्रकार से ये भी होता है कि मान लीजिए पत्नी अच्छा पैसा कमाती है और पति नहीं कमाता जी और उनके बीच में लड़ाई होती है, तो यहाँ पर पत्नी भी पति को भरण पोषण देती है। तो ये तो एक सामान्य विधि की बात है कि स्वार्जित संपत्ति आप किसी को दे सकते हो, लेकिन पति और पत्नी के रिश्ते के बीच में उनके लिए एक विशेष स्पेशल प्रावधान भी तो है कि पति की संपत्ति पर पत्नी का किस हद तक हक है। तो जिस प्रकार से एलिमोनी दी जाती है, जैसे जब डिवोर्स होता है जी तब भी पति जो है वो पत्नी को एलिमोनी देता है, जी एक मुश्त एक पैसा दिया जाता है जिससे कि वो आगे जाके अपना भरण पोषण कर सके, है ना। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अभी आप पूरी तरह से उनको डिसेंटाइटल नहीं कर सकते, और इसको लेकर के आप वकील से सलाह लें, उनको पूरी डिटेल्स बताएं कि क्या हो सकता है। जो तथ्य बताए गए हैं उसके आधार पर ब्लैक एंड व्हाइट में अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आपके केस में क्या किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये कानूनी मुद्दा है और जब तक सही तथ्य नहीं पता होंगे तो कोई सलाह देना भी बिल्कुल मुश्किल होगा। मैडम, हम आज विकलांग बच्चों के संबंध में भी, विकलांग व्यक्तियों के बारे में भी बात कर रहे हैं। हमारे विषय में आज हमने रखा है, तो हमारे भारत में किन किन लोगों को इस श्रेणी में रखा गया है? निशक्त की श्रेणी में रखा गया है। जी जी, निशक्त और विकलांग की श्रेणी में वो सभी लोग आ जाएंगे जो किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक व्याधियों से पीड़ित हैं, जी, है ना। जिनको लिम्ब को लेकर के या आंखों को लेकर के जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आंख, कान, श्रवण क्षमता, देखने को लेकर क्षमता, या लिम्स, हाथ पैरों का उपयोग करना, या इवन मेंटल डिसेबिलिटी, तो इसको लेकर के देखिए, जैसे कि हम सबको पता ही है कि हर मानव को बराबर अधिकार है और फंडामेंटल राइट्स भी सबको बराबर है, लेकिन कुछ व्यक्ति विशेष परिस्थितियों के कारण कुछ व्यक्तियों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता पड़ जाती है। जी, यही चीज निशक्त जन को भी लेकर है, जी, है ना। तो इनको लेकर के एक अधिनियम बनाया गया था निशक्त जनों को लेकर के, और इसको देखिए, ये नया अधिनियम है 2016 का, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जी, है ना, जिसको कि RPWD एक्ट भी कहते हैं। जी, इस अधिनियम के बनने के साथ साथ कुछ और भी बहुत सारे नियम बनाए गए और बहुत सी पॉलिसीज बनाई गई। इस अधिनियम में 2016 का जो अधिनियम मैंने आपको बताया, इसके अंतर्गत कमिश्नर का प्रावधान है। एक तो डिसेबिलिटी रिलेटेड मामलों में कमिश्नर हमारे नेशनल लेवल पे नियुक्त किए गए हैं, और इसके अतिरिक्त स्टेट लेवल पर एक एक डिसेबिलिटी कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के प्रति उसके डिसेबल्ड होने के कारण किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या भेदभाव किया जाता है, तो वो इन डिसेबिलिटी कमिश्नर को शिकायत कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसे आयोग, डिसेबल्ड आयोग तो नहीं है जैसे कि चाइल्ड राइट्स कमीशन है ना, या महिला आयोग है, वैसा डिसेबल्ड आयोग तो नहीं बना है, लेकिन ये जो कमिश्नर का दफ्तर है एक आयोग की तरह ही काम करता है। इनको सिविल न्यायालय के अधिकार होते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी चीज जो है वो ये है कि पॉलिसीज भी बहुत सारी बनाई गई। जहां तक कि जो निशक्त जनों की या विकलांगों की बात है, तो इनको एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है शासन के द्वारा,
40% या उससे अधिक यदि डिफॉर्मिटी है तो व्यक्ति को निशक्तजन का दर्जा मिल जाता है, विकलांग का दर्जा मिल जाता है। और अगर 75% से भी ज्यादा है तो फिर 40% से ज्यादा है तो विकलांग का दर्जा सर्टिफिकेट बन जाएगा इनका। लेकिन उससे अधिक है तो सुविधाएं फिर वेरी करती हैं कि अगर 75 से भी अधिक है तो और अधिक सुविधाएं या शासन की व्यवस्थाओं का लाभ भी ले सकते हैं। अब किस प्रकार का लाभ ले सकते हैं तो देखिए, निशक्त जनों को सबसे पहले पढ़ने के लिए जब वो किसी भी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें तो उनको या तो फॉर्म की जो फीस होती है वो बहुत कम होती है, दूसरे जनरल कैटेगरीज से कम होती है या नहीं ली जाती। दूसरी चीज, उनका एक कोटा फिक्स्ड होता है, अमूमन 5% या कुछ कोटा जो है ये विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में इस प्रकार के बच्चों का होता है जो कि विकलांग या निशक्तजन की कैटेगरी में आते हैं। इसके अतिरिक्त नौकरियों में भी उनके लिए रिजर्वेशन है और फॉर्म की फीस भरने में भी उनको छूट है। इसके अतिरिक्त चित्रा जी, जैसे कि मूवमेंट करने की समस्या बहुत अधिक होती है निशक्तजनों में। बिल्कुल। तो इसको इस समस्या से निपटने के लिए रेल के किराए में इनको, जहां तक अगर मैं ठीक याद कर पा रही हूँ तो 75% तक की भी छूट रेल के किराए में मिलती है। यदि उनको साथ में केयरटेकर ले जाने की आवश्यकता है, उनकी ऐसी अवस्था है, तो उस केयरटेकर को भी छूट मिलती है जी। सरकारी बसों में बिना किसी टिकट के ये ट्रेवल कर सकते हैं। शासन की योजनाओं के द्वारा इनको स्कूटी भी दी जाती है। बैटरी चलित साइकिल भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। बैटरी चलित साइकिल की शायद कीमत 37,000 के आसपास होती है। 25,000 रुपए इसमें सरकार देती है, तो लगभग 10-12 हजार के बीच का पैसा देकर के व्यक्ति ये साइकिल ले सकते हैं। और कई बार शासन बांटता भी है, विभिन्न प्रदेश सरकारें इसको बांटती भी हैं। अब क्योंकि ये प्रदेशों का मुद्दा है तो प्रदेश टू प्रदेश, स्टेट टू स्टेट डिफर भी करता है। बिल्कुल। किसी स्टेट में अधिक सहायता है, किसी स्टेट में कम सहायता है जी। तो इसके अलावा आप देखिए, एक्सेसिबिलिटी का एक अधिकार मानवाधिकार के रूप में चित्रा जी पहचाना गया है जी। तो आप देखते हैं कि डिसेबल्ड जो लोग हैं शारीरिक रूप से, उनको कहीं कहीं दिक्कत जैसे होती है कि सरकारी दफ्तर में सीढ़ियां हैं तो चढ़ नहीं पाते, है ना। बिल्कुल। तो या रेलवे स्टेशन पर, तो इस तरीके के निर्देश हैं कि ये जब रैंप बनाए जाएं सरकारी दफ्तरों में, चाहे हमारा दूरदर्शन केंद्र हो या कोई यूनिवर्सिटी हो, रैंप बनाए जाएं, एस्केलेटर लगवाए जाएं, लिफ्ट्स लगवाई जाएं, जिससे कि ये पब्लिक प्लेसेस पर आराम से अप्रोचेबल हो। पब्लिक प्लेसेस, इनके लिए विशेष प्रकार के टॉयलेट्स बनवाए जाते हैं जिनको कि ये उपयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा, आप ट्रेन में जाते हैं, ब्रेल लिपि में भी हर कहीं लिखा रहता है। जो लोग ठीक से देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि में, चाहे आप एयरप्लेन में यात्रा करें तो ब्रेल लिपि में सीट का नंबर होता है, ट्रेन में ब्रेल लिपि में सीट का नंबर होता है। यहाँ तक कि जो करेंसी या नोट हमारा शासन बनाता है, वो नोटों को भी इस प्रकार से उसमें लाइनें, धारियां, डॉट्स होते हैं कि जो व्यक्ति देख नहीं सकते वो उसको फील करके बता दे कि कितने रुपए का नोट है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रयास करके हमारे देश में निशक्तजनों के अधिकारों को संरक्षित किया जा रहा है। और शासन की बहुत सी योजनाएं हैं जो कि इसमें चल रही है। बहुत कुछ होना बाकी भी है और बहुत कुछ इसमें हो भी रहा है। और इनको वजीफे, स्कॉलरशिप एटसेट्रा भी दिए जाते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा भी, राज्य सरकार के द्वारा भी चित्रा जी दिए जा रहे हैं। आपने बताया इतनी सारी योजनाएं हैं शासन की निशक्तजनों के लिए, तो इसके बारे में उनको कितनी जानकारी है, आपके अपने अनुभव से जानना चाहेंगे कि क्या लोगों को पता है कि इतनी योजनाएं हैं और उसका लाभ ले सकते हैं? हाँ चित्रा जी, दरअसल योजनाओं का होना जितना आवश्यक है, लोगों को उनके प्रति जागरूक करना और लोगों को विधियों के प्रति जागरूक करना और सरकार की नीतियों के प्रति जागरूक करना तो बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो लोग उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा काम इस क्षेत्र में हो रहा है और अधिकतर जो निशक्तजन हैं, एक छोटा परसेंटेज भले ही ऐसा हो जो बहुत ही रिमोट एरियाज में रहता हो, अदरवाइज इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत योगदान दिया, मीडिया ने बहुत योगदान दिया, ये दूरदर्शन जैसी संस्थाओं ने भी बहुत योगदान दिया है कि लोगों को, निशक्तजनों को उनके अधिकारों के बारे में मालूम है। और स्पेशली जब से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आए हैं तो ग्रास रूट लेवल पर भी लोगों को ग्राम सभा के थ्रू, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इन बातों की जानकारी दी जाती है। तो निशक्तजनों को इसके बारे में पता है, अपने अधिकारों के बारे में पता है और शासन के द्वारा समय समय पर जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनकी इनको जानकारी दी जाती है और जनप्रतिनिधियों को इसमें डेफिनेटली और एक्टिव होने की आवश्यकता है। और चित्रा जी, इसमें तो
जो गैर सरकारी संस्थाएं जी। हैं वो भी बहुत अधिक काम कर रही हैं निःशक्त जनों तक उनके अधिकारों को पहुंचाने के लिए। ये तो हुई बात अधिकारों की मैडम, पर यदि कोई उनके अधिकारों का पालन, विकलांगों को, निःशक्त जनों के अधिकारों का पालन नहीं करता है, उन्हें वो सुविधाएं नहीं देता है, तो वो कहाँ शिकायत कर सकते हैं? यहाँ तक कि शिकायत करने की बात है, जी जो भी निःशक्त जनों के विरुद्ध अपराध किया जाएगा, जी या तो देखिए उनके साथ मारपीट की जाती है, अगर जी FIR कर सकते हैं, है ना। इसके लिए कोई अलग से निःशक्त जनों के विरुद्ध होने वाले अलग से अपराध नहीं बनाए गए, ऐसा कुछ एक कानून नहीं है कि निःशक्त जनों के विरुद्ध उनके प्रति होने वाली मारपीट से के निषेध हेतु कानून, इस प्रकार का कोई कानून नहीं है जी। लेकिन क्योंकि वो निःशक्त जन होने के कारण एक वल्नरेबल परिस्थिति में है, जो मैंने एक तो कमिश्नर वाला प्रावधान जो आपको बताया, जो नया अधिनियम था 2016 का, उसके तहत कमिश्नर के दफ्तर में वो शिकायत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे मानव अधिकार आयोग में शिकायत कर सकते हैं यदि इसके कारण, निःशक्तता के कारण उनके साथ भेदभाव का व्यवहार किया जा रहा है, तो वो मानव अधिकार आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं। यदि वो किसी विशेष वर्ग के हैं, जैसे महिला हैं या SC ST हैं, तो वहाँ भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो ऐसे में ये आयोग जो है वो अनुशंसा करते हैं कि जिन्होंने भी इन व्यक्तियों के साथ बुरा व्यवहार किया है, उनके विरुद्ध अप्रोप्रिएट कानूनी कार्यवाही की जाए। यदि मारपीट की गई है तो मारपीट से संबंधित चार्जशीट बनाई जाएगी। यदि डिफेमेशन किया गया है, अभद्रता की गई है, तो वैसी उनके चार्जशीट बनाई जाएगी और विधि की प्रक्रिया के द्वारा इनको न्याय दिलाया जाएगा। जी, बहुत संक्षिप्त में चलते चलते जी आपसे हम जानना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत संक्षिप्त में, समय का अभाव है। अच्छा चित्रा जी, संदेश तो मैं यही देना चाहूंगी कि जो नॉलेज है वही पावर है, यानी कि हमारे पास में जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, वही हमारी शक्ति है। हमें आवश्यकता इस बात की है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो निःशक्त जन हो, चाहे वो बच्चे हों, अपने अधिकारों के बारे में सबसे पहली बात है कि हमें जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होगी तभी हम अपने अधिकारों का पालन करवा सकते हैं। और दूसरी चीज कि जब तक कर्तव्यों का पालन लोग नहीं करेंगे तब तक अधिकारों का संरक्षण नहीं होगा। तो हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि सब लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो किसी के अधिकारों का हानि नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज बहुत अच्छी जानकारियां आज इस विषय पे हमारे दर्शकों को दी हैं। दर्शकों, जैसा कि आज की चर्चा में हमने देखा, हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, बच्चे, महिलाएं, निःशक्त जन, सबके लिए कानून भी है, योजनाएं भी हैं, विशेष प्रावधान भी हैं। ज़रूरत है इनके बारे में जागरूक होने की और समय पे इनका लाभ लेने की। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको इस विषय के बारे में जानकारी मिली होगी और आप इसका लाभ ले सकेंगे भविष्य में, यदि आपको ज़रूरत होती है तो। आज हम आपसे यही विदा लेते हैं। अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।